हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन से मैं कोई क्लास लेकर नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं और भारत में अनेक तरह के पर्व त्यौहार होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। आज का जो ये आपका टॉपिक है, चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की या फिर और भी किसी एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए किसी भी एंगल से ये जो आपका टॉपिक है या फिर ये जो आपका क्लास अभी चल रहा है एनसीईआरटी का, अति महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आज हमने ये सोचा है कि इसको थोड़ा ज़्यादा विस्तृत नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों में से कई जो हैं हड़बड़ा गए हैं एस्टेट की तैयारी को लेकर के। तो हम इसके नोट्स को देखेंगे, समझेंगे क्या है, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका ये टॉपिक है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये राष्ट्र हमारा भारत राष्ट्र की बात हो रही है, देसी जनता भारत देश की जनता की बात हो रही है, लेकिन ये जो सोच रहा है ये सोच रहा है अंग्रेज। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। पहले तो आपके साइड में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपका भाषाविद क्या है, मदरसा किसे कहते हैं, या फिर प्राच्यवादी क्या है, इस तरह के कुछ प्रश्न आएंगे। और उसके बाद आपके कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जैसे विलियम जोन्स कौन थे, या फिर बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया, इस तरह से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया। इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस अध्याय में आपके लिए। शांति निकेतन संस्था किसने और कब प्रारंभ की, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने से पहले समझेंगे कि हमारे देश में उस समय तक किसी प्रकार का कोई स्कूल नहीं था। हालांकि आपके इस अध्याय में ये चर्चा है, जब विलियम एडम जो स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे, वो जब 1830 ईस्वी में भारत आए थे तो उन्होंने बंगाल और बिहार के ज़िलों का दौरा किया था और उसी समय उन्होंने ये पाया था कि भारत के इस ज़िले में 1 लाख से भी अधिक पाठशालाएँ हैं और बहुत छोटे छोटे केंद्र भी हैं और कम से कम 20 लाख विद्यार्थी या फिर उससे ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पढ़ने वाला है। लेकिन इस चीज़ का पता करने के बावजूद भी उन्होंने ये देखा था कि ये जो पढ़ाई जिस प्रकार से अभी सिलेबस है, जिस प्रकार से बुक है, जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, कंटिन्यू हमारा क्लास चलता है, कुछ ड्यूरेशन के लिए स्कूल बंद होता है, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन या फिर और भी जो भी है, पर्व त्यौहार में स्कूल बंद होता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था कि एक पेड़ के नीचे ना कोई कक्षा, ना कोई स्कूल, ना कोई बुक, ना कोई कुछ लिखना है, बस समझना है, मौखिक शिक्षा होती थी। और जब कटाई बिनाई वगैरह होता था तो उस समय स्कूल बंद कर दिया जाता था क्योंकि उस समय जो बच्चे होते थे, किसान के बच्चे, काश्तकार के बच्चे, वो सभी अपने फैमिली को, अपने परिवार को मदद करने के लिए चले जाते थे। तो इस तरह से जो स्कूल चलता था उस समय, उसमें क्या होता था, गरीब के बच्चे भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब ये दौरा किया आपके विलियम एडम ने, उसके बाद जो भारत में शिक्षा स्थापित करने की बात कही गई, अलग अलग विचारकों का अलग अलग सोच था, जिसमें कि विलियम जोन्स प्रसिद्ध हैं। वो विलियम जोन्स का मानना था। विलियम जोन्स कौन थे ये तो आप देख ही रहे हैं। इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है आपका, भाषाविद किसे कहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का ज्ञान रखता हो, यानी कि कई भाषाओं के वो जानकार हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई बड़े उम्र के हो या फिर विद्यार्थी हो, उनको भाषाविद ही कहा जाएगा, जो कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। दूसरा है आपका, विलियम जोन्स कौन थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज थे। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विलियम जोन्स को कब और कहाँ जज के पद पर तैनात किया गया था। तो 1783 ईस्वी में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में विलियम जोन्स को तैनात किया गया था। अब विलियम जोन्स के बारे में इसमें कहा गया है कि ये भाषाविद भी थे और ये फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक सारे भाषाओं को ये जानते थे। ये फारसी भी सीख चुके थे। तो इनको जो है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में इनको जज के पद पर, जूनियर जज के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। और ये विलियम जोन्स ही थे जो कलकत्ता आने के बाद ही घंटों देर तक ये संस्कृत के विद्वानों के साथ बैठते थे। इस संस्कृत धार्मिक ग्रंथों के विद्वान में से एक हेनरी थॉमस कोलब्रुक भी थे। तो इसमें इस तरह के महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि आपको याद रखने, बिल्कुल आपको याद रखना ज़रूरी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए।
और कुछ और भी नाम है। एक तो आपका अभी तुरंत आपने सुना हेनरी थॉमस कोलब्रुक, इनके साथ एक नेथेनियल थे। इन दोनों का महत्वपूर्ण काम क्या था कि ये जो संस्कृत और फारसी में जो भी रचनाएं भारत में थी, भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में इन दोनों ने अनुवाद किया था। और फिर ये जो आपके विलियम जोन्स थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था और इन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। तो इन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक कौन थे? ये संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। किन दो अंग्रेज अफसरों ने संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल थे। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ये महत्वपूर्ण है। विलियम जोन्स के से कई प्रश्न हैं आपके इस अध्याय में। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। और पत्रिका वाला जब कोई प्रश्न आए तो ये तो आपको बिल्कुल कहीं एक कॉपी में लिख लेना है। पत्रिका से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में। कलकत्ता में मदरसा कब और क्यों खोला गया था? तो 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा खोला गया था। और मदरसा होता है सीखने के स्थान, जिसको हम लोग विद्यालय कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि विद्यालय, अगर हम पेड़ के नीचे किसी झोपड़ी में भी सीख रहे हैं तो उसको मदरसा ही कहेंगे। और मदरसा अरबी भाषा है और इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का स्कूल, कॉलेज, कुछ भी कोई भी संस्थान आ सकता है। तो कलकत्ता में मदरसा कब और क्यों खोला गया था? 1781 ईस्वी में खोला गया था। और ये अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। अब हम समझेंगे मदरसा किसे कहते हैं। इसको भी हमने नोट्स में मेंशन कर लिया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी कि मदरसा किसे कहते हैं, लेकिन मैंने नोट्स में भी इसको मेंशन किया है। अब आपका अगला प्रश्न है, ये मदरसा किसे कहा जाता है? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1791 ईस्वी में। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें आपको दो तरह की बातें समझनी है। एक पूरब का ज्ञान है, एक पश्चिम का ज्ञान है। पश्चिम आप समझ रहे हैं जहाँ आपका यूरोप है, इंग्लैंड है। और पूरब की जब बातें होती थी तो ये आपका एशिया आ गया, भारत आ गया, पूर्वी भारत आ गया, पूर्वी एशिया आ गया। यहाँ पर क्या होता था, जो प्राच्यवादी हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये प्राच्यवादी क्या हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है ये कि प्राच्यवादी से क्या तात्पर्य है। तो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखते हैं। और मुंशी किसे कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता है। ये दोनों आपके साइड का प्रश्न था, इसको हमने समझा। अब हम समझेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि 19वीं सदी के शुरुआत में, जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो 19वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज अफसर ऐसे थे जो शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। प्राच्यवादी जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखते थे। गहन ज्ञान रखना मतलब वो उस विषय में बड़प्पन के रूप में भी बोला करते थे। तो कुछ अंग्रेज अफसर ने इसकी आलोचना शुरू कर दी और उनका कहना था कि पूर्वी समाज का जो ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा हुआ है, अवैज्ञानिक है, और हम लोगों का जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध हुआ ज्ञान है। और अंग्रेज़ों के मुताबिक ये था कि पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, जबकि पश्चिमी साहित्य गंभीर है। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपके आपने विलियम जोन्स के बारे में पढ़ा, उनको बहुत लगाव था इस अरबी और संस्कृत भाषा से। जिस प्रकार आपने देखा वो घंटों तक संस्कृत भाषा या संस्कृत के विद्वान के पास बैठा करते थे। और प्राच्यवादी पर हमला करने वाले जो महत्वपूर्ण थे प्रमुख, वो जेम्स मिल थे। और उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की हिसाब से या जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए। यानी आप पश्चिमी शिक्षा को उनके अंदर इस तरह से घोल दीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम के चीज़ों से ही लगाव रखे, प्रेम करे। यानी कि जब यूरोप से कोई माल आए, कोई चीज़ आए, तो उससे भारतीय जनता को इतना लगाव हो जाए कि वो उस चीज़ को खरीदने के लिए जान देने लगे, जिससे आपका पश्चिमी में व्यापार और तेज़ी से बढ़ेगा। ये कहना था जेम्स मिल का कि उनके ज्ञान को पश्चिम की तरफ के ज्ञान से जोड़िए।
तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपका, प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले प्रमुख कौन थे? जेम्स मिल थे। और थॉमस बेबिंगटन मैकाले कौन थे? मैकाले मैंने छूट गया था यहाँ हमसे, लेकिन ये मैकाले कह के भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखिएगा। इनका पूरा नाम, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी ईसाई प्रचारक हो तो उनके लास्ट वाले टाइटल से उनको जाना जाता है। तो ये प्राच्यवादियों का प्रमुख आलोचक थे ये मैकाले। और अंग्रेजी सीखने पर किसने जोर दिया था? मैकाले ने ही जोर दिया था अंग्रेजी सीखने पर। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किस आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो ये मैकाले के मिनट, यानी मैकाले के मिनट या विवरण के आधार पर ये 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, मैकालों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जो अभी आप शिक्षा नीति अधिनियम जो पढ़ते रहते हैं, अभी भी जो पढ़ रहे हैं, उससे भी जुड़ा हुआ इसमें प्रश्न है आपका, तो उसको भी जानना ज़रूरी है। और बाकी आगे चलकर शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था उसको इसमें देखने के बाद किसी एक क्लास में हम लोग शिक्षा अधिनियम भी समझ लेंगे, जिससे कि कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड कौन थे? तो ये कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे। यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, सब कुछ समझ चुके हैं किस तरह से क्या हुआ और जेम्स मिल ने किस तरह से आलोचक थे, उन्होंने क्या किया, मैकाले किस प्रकार से 1830 के दशक के आसपास जो प्राच्यवादियों का विरोध जो है और तीखा हो गया था, उनके आलोचक बढ़ गए थे, विरोधी बढ़ गए थे, उसमें ही मैकाले का नाम जो है प्रमुख है इस आलोचकों में। और वो भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। और मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले ये मानता था कि पूर्वी ज्ञान, पूरब में कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं जो इंग्लैंड की बराबरी कर सकता है किसी भी एंगल से। और उसका ये मानना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। एक खाना, इतना अहंकार था मैकाले को पश्चिमी ज्ञान को लेकर के। उसके बाद आपने ये देख ही लिया, अंग्रेजी सीखने पर मैकाले ने जोर दिया था। फिर ये भी आपने देख लिया। यहाँ जब आपका आता है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप एकदम माइंड में कर लीजिएगा। किस आधार पर 1835 का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था? मैकाले के विवरण के आधार पर, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर आपका चार्ल्स वुड की बात आती है, तो ये व्यवसाय के लिए शिक्षा, अभी तुरंत जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ क्या हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी आपने थोड़ा देर पहले आपने देखा कि जो विलियम जॉन्स थे उनको कलकत्ता का जूनियर जज बनाया गया था। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। उसको आप नोटिस भी कह सकते हैं, नोट भी कह के आपसे पूछा जा सकता है। और वह उसी कंपनी के जो नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे वो थे चार्ल्स वुड। और वो जो नोटिस भेजा गया था उसमें ये जारी किया गया था, वो नोटिस चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था। और उसमें ये संदेश था वुड का नीति पत्र, जिसको आगे चलकर वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना गया। तो इसको, इस प्रश्न को मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको आपको माइंड में सेट कर लेना है। वुड का नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार की हुई थी। और एक बार उसको दोहराया गया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो जिस तरह हमने आपको बताया कि वाणिज्य में व्यापार के विस्तार होने की, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ था। यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। वो पूरा डिटेल लिखा हुआ था अपने, मतलब उस नोटिस में ये कहा गया था कि भारतवासियों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाए, यूरोपीय जीवन शैली से, यूरोपीय भाषाओं से परिचित कराया जाए, ताकि उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो इच्छा है, उसमें बदलाव आए और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा हो, जिससे कि यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना भारतवासी शुरू कर दे। तो अंग्रेज़ों का ये ऐसा सोच था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ने नोटिस कब भेजा था? इसको आपकी बुक में नोट दिया है, लेकिन आप इसको नोटिस करके भी याद रख सकते हैं। 1854 ईस्वी में। महत्वपूर्ण ये इसीलिए है कि शिक्षा के विषय में नोटिस भेजा गया था।
और 1857 ईस्वी में भारत के किस किस प्रांतों में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हुई। और विलियम कैरे कौन थे? ये महत्वपूर्ण है, ये भी स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। एक और हैं विलियम एडम, वो भी स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। उस समय ईसाई प्रचार, ईसाई धर्म जोर शोरों पर था। तो ये विलियम कैरे कौन थे? ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। और सेरामपुर कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता के हुगली नदी के तट पर ये सेरामपुर कॉलेज स्थापित है। सेरामपुर मिशन की स्थापना में किस ईसाई प्रचारक ने मदद की थी? विलियम कैरे ने मदद की थी, क्योंकि उस समय डायरेक्ट किसी प्रकार का स्कूल खोलना या कॉलेज खोलना किसी के बस की बात नहीं थी। जो भी प्रचारक थे वो ब्रिटिश नियंत्रण वाला जो क्षेत्र था वहाँ वो नहीं खोल सकते थे डायरेक्ट किसी भी प्रकार का मिशन या कोई भी कॉलेज। तो सबसे पहले इस विलियम कैरे ने, जो स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सेरामपुर में अपना मिशन खोला। फिर ये जो इलाका था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में ये इलाका आता था। फिर यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने 1800 में एक छापाखाना लगाया और फिर 1818 में एक कॉलेज खोला गया, जो कलकत्ता के हुगली नदी के तट पर ये कॉलेज खोला गया था। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसवा साल्विन कौन था? वह भारत कब आया था? ये डच पेंटर था। 18वीं सदी के आखिर में ये भारत आया था और इसने एक ग्रामीण पाठशाला का चित्र बनाया था, जो कि न ऊपर में छत है, न बगल में दीवार है, न कोई बैठने को कुर्सी है, न कोई टेबल बेंच डेस्क है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो ये फ्रांसवा साल्विन डच पेंटर था और 18वीं सदी के आखिर में ये भारत आया था। फिर आपका आता है विलियम एडम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो विलियम एडम कौन था और भारत ये कब आए थे? तो ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे ये भी, और ये 1830 के दशक में भारत आए थे। और इन्होंने ही बंगाल और बिहार जिला का दौरा किया था। कंपनी ने इनको देसी स्कूलों में शिक्षा के प्रगति पर रिपोर्ट तैयार का काम सौंपा था। और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो काफ़ी दिलचस्प था। उसी में उन्होंने लिखा था कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं, इसमें कि एक स्कूल में या एक विद्यालय में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते हैं। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी और किस प्रकार पढ़ाया जाता था वो पूरा वर्णन था। और जब अभी मैंने जो आपको बताया कि जब फसलों की कटाई होती थी तो उस समय कक्षाएं बंद कर दी जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। और इसका ये परिणाम था कि साधारण काश्तकारों के भी बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। फिर आपका यहाँ प्रश्न है, कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला कब किया? 1854 ईस्वी के बाद। इस लाइन को थोड़ा सा समझिएगा। ये जो है देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला, इसका मतलब यही हुआ सुधार कि एक नई दिनचर्या, एक नया नियम, नियमित निरीक्षण और नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। और इसमें कंपनी ने क्या दिमाग लगाया? उसने शिक्षक को लालच दिया, या जिस समुदाय ने ये पाठशाला इस प्रकार के पाठशाला जो समुदाय चलाते थे उनको लालच दिया कि आपको हम स्कूल बनवा देते हैं, आप स्कूल में पढ़ाइए, हर तरह की व्यवस्था कर देते हैं, आप बच्चों से पैसा लेना शुरू करिए। तब अगर शिक्षक पैसा लेते हैं, पैसा होना शुरू होता है, तब इस तरह से अंग्रेज़ों को फिर टैक्स के रूप में अंग्रेज लेते हैं। इसमें से लोग पंडितों को स्कूलों की देखरेख का काम सौंपा गया। कई पंडितों को पाठशाला का दौरा करने का काम सौंपा गया। अध्यापन में समय समय पर सुधार लाने का काम सौंपा गया और वो अपना रिपोर्ट भी मांगते थे। नियमित समय सारणी उपलब्ध कराया गया, नियमित शुल्क दिया गया, नियमित समय दिया गया। ऐसा नहीं कभी जब मन हो स्कूल आ गए। हर तरह से अनुशासन के नियमों का पालन करने का एक नियम लागू किया गया और नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अच्छा नहीं लगा। वो जिस तरह पढ़ा रहे थे वो उसी तरह चाहते थे कि हमारा इसी प्रकार से चलते रहे। तो कई लोगों ने ये बात नहीं माना। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त करने और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। क्योंकि नियम, एक रूटीन जो होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिसके अनुसार आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का नियम, हम लोग हर दिन दिनचर्या ऐसे ही जी लेते हैं। अच्छा अभी ये करते हैं, अच्छा ये अभी पढ़ रहे हैं, बाद में ये पढ़ लेंगे। लेकिन आप समझिए, अगर इस तरह स्कूल सोचे तो क्या होगा। स्कूल ने भी तो अपना एक नियम बनाया है। तो कई चीज़ अंग्रेज़ों ने सुधार किया है और
बर्बाद क्या हुआ है, सुधार क्या हुआ है, तो आप लोगों को पता है। आगे चलकर बाकी हम डिटेल में समझ लेंगे। लेकिन इस तरह की जब शिक्षा शुरू हो गई, इस तरह अंग्रेज अफसरों ने भारत में शिक्षा में बदलाव किया। इस तरह जब कुछ भारतीयों ने देखा तो उन्होंने अंग्रेज़ों को आह्वान किया कि आप भारत में भी नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलिए और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करिए। और इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो इस तरह के, यानी कि भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। ये दो महत्वपूर्ण लोग थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। उनका कहना था कि ये जो औपनिवेशिक शिक्षा है, ये भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है और इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हैं, वहाँ की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और महात्मा गांधी का कहना था कि इस तरह की शिक्षा जो है विष से भरा हुआ है, ये पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इस तरह से आगे हम प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध कौन दो भारतीय थे? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर थे। और शांति निकेतन संस्था किसने और कब शुरू की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में। इन लोगों ने सिर्फ अपना मंतव्य ही नहीं दिया बल्कि आगे बढ़कर इन्होंने कदम भी उठाया। और फिर जिस तरह आप जानते हैं, औरतों के लिए पढ़ना कितना मुश्किल काम था, कितना ये औरतों को पढ़ने या पढ़ाने का किसी प्रकार का कोई रिवाज नहीं था। इस दृष्टिकोण से ये गर्ल्स स्कूल वाला प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है कि गर्ल्स स्कूल कब खुलने प्रारंभ हो गए थे? तो 19वीं सदी के मध्य में। और शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षा अधिनियम क्या है, ये तो डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा किसी क्लास में। लेकिन ये लागू हुआ था 1870 ईस्वी में। और टॉमस आर्नोल्ड कौन थे? ये 19वीं सदी के महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारक थे ये टॉमस आर्नोल्ड। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस अध्याय में निकले। और बस इसका मेन तथ्य यही था कि अंग्रेज किस प्रकार से शिक्षा लागू करना चाहते थे और भारतीयों ने, जो महान महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर थे, किस प्रकार उनके शिक्षा का विरोध किया। और फिर इस तरह से आपका ये नोट्स अध्याय कंप्लीट हो जाता है। अब आपको और 4 अध्याय पढ़ना है, उसके साथ आपके 8 का बुक कंप्लीट हो जाएगा। 9th का हिस्ट्री और 10th का हिस्ट्री बिहार बोर्ड का मैंने कंप्लीट डिटेल में डाला है, आप लोग ज़रूर उसको देखिए। उसके बाद हम प्रयास करेंगे एनसीईआरटी का ही हिस्ट्री शुरू करने का। बाकी ज्योग्राफी वगैरह उसका भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हमने प्रैक्टिकल से समझाया है, तो वो भी हम आपको देते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। उस सबको देखते हुए आगे बढ़िए। पढ़ाई अब लगातार जारी रहेगी। आपके इस बुक के मतलब इस अध्याय में जो आपका प्रश्न है जोड़े बनाए तो उसको आप बना लीजिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये मिलान करने वाला है। पाठशालाएं महात्मा गांधी, टॉमस मैकाले, रविंद्रनाथ टैगोर और विलियम जेम्स, इसको मिलान करके आप इसका जवाब दीजिएगा। और बाकी ये आपका 4 प्रश्न है सही गलत करने का, तो आप लोग सिर्फ इस प्रकार से उत्तर दीजिएगा। क सत्य, ख असत्य, जो जैसा है उस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो आशा करते हैं कि आप उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अगर ध्यान से आपने पूरा ये क्लास देखा है, आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद ये क्लास है। इतना दूर तक आप पहुंच गए हैं, 4 एक्सरसाइज और पढ़ लीजिए मन लगाकर। 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।